तो स्टूडेंट्स, डॉक्टर अर्पित क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी बोर्ड प्रैक्टिकल की डेट आ चुकी है, तो उसी क्रम में जो है मैंने आज ये केमिस्ट्री प्रैक्टिकल से संबंधित वीडियो डाला है। तो ध्यान दीजिएगा कि आज की इस वीडियो में मैं आपको इस बारे में बताने जा रहा हूँ कि आखिर जो है वाइवा की तैयारी हम बोर्ड एग्जाम में कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले कि यदि जो है वाइवा की बात की जाए बोर्ड प्रैक्टिकल में, तो इसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि ये एग्जामिनर के भी माइंड पर निर्भर करता है कि एग्जामिनर आखिर पूछना क्या चाहता है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम के जस्ट पहले प्रैक्टिकल एग्जाम पढ़ रहा है, तो ये भी हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे जो है बोर्ड प्रैक्टिकल की जो आपकी तैयारी चल रही है उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगर मान लीजिए प्रैक्टिकल की बात करें, तो जो भी प्रैक्टिकल आपके बोर्ड सिलेबस में है उससे संबंधित भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आज हम उनकी बात करेंगे कि यदि एग्जामिनर जो है बोर्ड प्रैक्टिकल से संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो क्या पूछ सकता है और अब तक कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे हैं प्रैक्टिकल से संबंधित। तो ध्यान दीजिएगा कि आज हम इन सभी पर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए कि अगर आप ये ध्यान दीजिए कुछ इस तरह के 3 प्रयोग जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं कि प्रयोग संख्या 1, प्रयोग संख्या 2 और प्रयोग संख्या 3 करके। तो ये प्रैक्टिकल आपको जाने पहचाने लग रहे होंगे, आप सभी ने कहीं ना कहीं इसको अपनी प्रैक्टिकल फाइल में भी लिखा होगा और आगे आने वाले एग्जामिनेशन कॉपी में भी आप इसी तरह के 3 प्रैक्टिकल लिखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये पहला प्रैक्टिकल क्या है कि इसमें पहले प्रैक्टिकल ने पूछा है कि जो है दिए गए अज्ञात लवण में आपको अम्लीय और क्षारीय मूलक की पहचान करनी है। दूसरे प्रैक्टिकल में आपको जो है जो अज्ञात कार्बनिक यौगिक है इसमें आपको क्रियात्मक समूह की पहचान करनी है। और जबकि ये जो तीसरा प्रैक्टिकल है, ये तीसरा प्रैक्टिकल आपको ध्यान दीजिएगा ये अनुमापन का है, जिसमें आपको ये फेरस अमोनियम सल्फेट का जो है पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अनुमापन करना है। तो हमको यहाँ पे जो है अज्ञात पोटेशियम परमैंगनेट की सांद्रता और मोलरता निकालनी है विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम फेरस अमोनियम सल्फेट। तो ध्यान दीजिए इस तरीके के 3 प्रैक्टिकल आपको जो है बोर्ड एग्जाम में करने होंगे। ये पहला प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक का माना जाता है, जिसमें हमको अम्लीय और क्षारीय मूलकों की पहचान करनी होती है। दूसरा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, जिसमें हमको फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह की पहचान करनी रहती है। और तीसरा प्रैक्टिकल ये फिजिकल केमिस्ट्री का है, जिसमें हमको मोहर सॉल्ट और पोटेशियम परमैंगनेट का ये दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा 2 तरह के अनुमापन है यहाँ पे आपके सिलेबस में, एक पोटेशियम परमैंगनेट का मोहर सॉल्ट के साथ है और दूसरा जो है पोटेशियम परमैंगनेट का ऑक्जेलिक एसिड के साथ है। तो अधिकतर एग्जाम में जो एग्जामिनर भी देते हैं वो यही प्रैक्टिकल देते हैं, तो हम इसको इसी को मान के चल रहे हैं कि आपको भी यही दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए नहीं भी दिया जाता है तो यहाँ पे फेरस अमोनियम सल्फेट की जगह वो जो है ऑक्जेलिक एसिड आपको लिखा हुआ दिखेगा। और यहाँ पे क्या चेंजेस आ सकता है, यहाँ पे ये n/30 की जगह n/20, n/25, या ध्यान दीजिए कि नॉर्मलता के सेंस में ना दे करके वो मोलरता के सेंस में भी आपको दे सकता है। तो अब बस कुछ नहीं, यहाँ नॉर्मलता मोलरता का सूत्र लगा के ये प्रश्न को हमको सॉल्व करना है। तो अब चलिए एक करके बात करते हैं कि अभी पहले इनऑर्गेनिक पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, फिर ऑर्गेनिक पे कैसे बनते हैं, और फिर हम देखेंगे कि एग्जामिनर अगर फिजिकल में पूछना चाहे तो किस तरीके के प्रश्न वो पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे कि इस पूरे प्रैक्टिकल की ही बात करें, तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि आपको जो है कुछ जो भी प्रैक्टिकल्स में हम जो भी ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उसका नाम पता होना चाहिए। जैसे कि जो है आप जानते हैं कि कुछ अगर हो सकता है कि एग्जामिनर पूछ ले कि बताओ प्रयोगशाला में जो है प्रयोग होने वाले कुछ उपकरण के नाम ही बता दो, तो आपको जो है उसमें परख नली का नाम और जो है बीकर का नाम, क्योंकि बीकर भी अलग अलग साइज की आती है, 100 ml की, 250 ml की, 500 ml की। इसके बाद जो है आप जानते हैं कि उसमें जो है आपको वो ट्राईपॉड स्टैंड, जो त्रिपाद स्टैंड होता है, जो स्पैचुला होता है, जो ग्लास रॉड होती है, वॉच ग्लास होती है, या तो पीपेट होती है, इसके बाद ब्यूरेट होती है, ब्यूरेट स्टैंड होती है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो वो सब इंस्ट्रूमेंट का नाम आप ले सकते हैं। तो एग्जामिनर हो सकता है कि आपसे जो है वो सभी जो है इंस्ट्रूमेंट एक एक करके पूछे, बताओ इस इंस्ट्रूमेंट को कौन कौन सा नाम बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ब्यूरेट, ब्यूरेट स्टैंड, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीपेट, ये सब कुछ नाम ऐसे हैं जो रेगुलर जो है एग्जामिनर जो है पूछा भी हुआ है कि अनुमापन में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज में आते हैं। तो अनुमापन में, क्योंकि इसको अनुमापन करने के लिए हमको ब्यूरेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, ब्यूरेट स्टैंड चाहिए, पीपेट चाहिए, साथ ही साथ कोनिकल फ्लास्क जिसको शंक्वाकार फ्लास्क बोलते हैं, साथ ही साथ मेजरिंग फ्लास्क, मापन जिससे मापक विलयन बनाते हैं, ये मानक विलयन जिससे बनाते हैं उसी को मापक फ्लास्क बोलते हैं। ये भी अलग अलग साइज का आता है, 100 ml का, 250 ml का। तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि ये जो आपको अगर दिखेगा इस तरीके का कोई फ्लास्क,
आपको याद आ रहा होगा कि आप अनुमापन में इस तरीके का फ्लास्क यूज करते हैं, तो इसको शंक्वाकार फ्लास्क बोलते हैं क्योंकि ये शंक्वाकार आकार की है। इसको कोनिकल फ्लास्क भी बोला जाता है। तो इसी तरीके से ध्यान दीजिए कि अनुमापन में हम एक और तरीके का फ्लास्क यूज करते हैं। इस तरीके का फ्लास्क हम यूज करते हैं। तो ये ध्यान दीजिए, ये अलग अलग साइज की आती है। ये 100 ml की भी हो सकती है, 250 ml की भी हो सकती है और 500 ml की भी हो सकती है। और ध्यान दीजिएगा, जिस भी ml की होगी हमको उसी का ही यहाँ पे मानक विलेन बनाना होगा। अगर 250 ml की दिया हुआ है तो हमको ये 250 लेना है। अगर ये 100 ml की दिया हुआ है तो हमको 100 ml बनाना है। इस मार्क का मतलब है कि ये 100 ml का जो है ये इसका आयतन रहेगा, इसका सोल्यूशन बनेगा 100 ml का बनेगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये मापक फ्लास्क है जिसको मेजरिंग फ्लास्क बोलते हैं। ये कोनिकल फ्लास्क है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, इस तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो बीकर होता है, हम जानते हैं। इसको ये जो है परखनली बोलते हैं। इसी तरह के बहुत सारे हैं। हम जो है स्पिरिट लैम्प यूज करते हैं। स्पिरिट लैम्प के अंदर स्पिरिट भरी होती है जिसको हम इथाइल अल्कोहल C2H5OH बोलते हैं। तो ये सब उसको स्पिरिट का फॉर्मूला भी होता है, वो ध्यान दीजिएगा। तो हो सकता है एग्जाम में पूछे, बताओ स्पिरिट का सूत्र क्या होता है, तो C2H5OH होता है स्पिरिट का सूत्र। तो ये थे पहला क्वेश्चन जो हो सकता है एग्जामर आपसे पूछे कि बताओ कुछ इंस्ट्रूमेंट के नाम बताओ जो कि प्रयोग में प्रयोग होते हैं। तो हम ये सभी इंस्ट्रूमेंट का नाम बता सकते हैं। यह तो हो सकता है एग्जामिनर ही आपसे पूछते, बताइए इस इंस्ट्रूमेंट को कौन सा इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये शंक्वाकार फ्लास्क कोनिकल फ्लास्क है, ये जो है मेजरिंग फ्लास्क है, ये बीकर है, ये टेस्ट ट्यूब है। इसी तरीके से ब्यूरेट भी होती है। ब्यूरेट आप सबने देखा होगा। पीपेट, जिससे हम सोल्यूशन को जो है सक करते हैं इसमें से, तो वो पीपेट होती है। ये पीपेट 10 ml की, 25 ml की, अलग अलग आयतन की आती है ये भी। और इसी तरीके से जो पोर्सलिन प्याली, चीनी मिट्टी की प्याली आप सबने देखा होगा, सोल्यूशन बनाया होगा, तो वो जो है ये सब कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिनके नाम हमको पता होना चाहिए। तो ये पहला प्रश्न था जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आप प्रयोग में यूज करते हैं। इसके बाद यदि अब आगे के प्रश्न की बात करें तो ध्यान दीजिए कि अगर आपको जो है याद हो तो आपने कुछ अम्लीय और क्षारीय मूलकों की पहचान लिखा था कि जब आपने प्रैक्टिकल फाइल अपनी बना रहे होंगे तो आपको सबसे पहले ये बताया जाता है कि कौन कौन से अम्लीय मूलक होते हैं, कौन कौन से क्षारीय मूलक होते हैं और उनको जो है उनका समूह अभिकर्मक क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, यदि क्षारीय मूलक की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे क्षारीय मूलक की बात करें तो क्षारीय मूलक को आपने ध्यान दिया होगा 7 वर्गों में क्लासिफाई किया गया था, जिसमें शून्य समूह प्रथम समूह से लेकर के षष्ठम समूह तक आ रहा था। शून्य समूह में हम जानते हैं अमोनियम आता है, प्रथम समूह में लेड आता है, इसी तरह से षष्ठम समूह में मैग्नीशियम आता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है ये कौन कौन से मूलक कौन से समूह में आते हैं और साथ ही साथ उसका समूह अभिकर्मक क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जामिनर अधिकतर पूछता है कि बताइए कि शून्य समूह में कौन सा क्षारीय मूलक आता है और उसका समूह अभिकर्मक क्या है, प्रथम समूह में कौन सा क्षारीय मूलक आता है और उसका समूह अभिकर्मक क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, शून्य समूह में अमोनियम आता है जिसका समूह अभिकर्मक सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। प्रथम समूह में लेड आता है जिसका समूह अभिकर्मक डाइल्यूटेड HCl तनु HCl होता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी हम बताते हैं इस पूरे प्रैक्टिकल में ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों हैं, शून्य समूह और प्रथम समूह। ध्यान दीजिएगा, आपको द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम जिसमें मैग्नीशियम आता है सभी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ उसमें कौन सा समूह अभिकर्मक है ये भी, क्योंकि ये जो है आपके प्रैक्टिकल फाइल में लिखा हुआ है। तो आप उसको प्रैक्टिकल फाइल में देखिएगा, शून्य समूह से लेकर षष्ठम समूह तक कौन कौन से क्षारीय मूलक आते हैं और उसमें कौन सा समूह अभिकर्मक होता है। इसी तरीके से ध्यान दीजिए, अगर हम अम्लीय मूलक की बात करें तो हमने वो भी देखा था कि अम्लीय मूलक को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें हम जानते हैं प्रथम में जो है कार्बोनेट आता है, एसीटेट आता है, नाइट्राइट आता है, सल्फाइट आता है और जो है एसीटेट आता है। तो इस तरीके से जो है ये सभी ऐसे अम्लीय मूलक हैं जो जिनमें जो है जिनका समूह अभिकर्मक बोला जाता है कि यहाँ पे समूह अभिकर्मक तनु HCl मतलब डाइल्यूटेड HCl या डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और इसी तरह के अगर हम द्वितीय समूह की बात करें जिसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आता है, तो ऑक्जेलेट आता है, तो उसमें जो है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यूज होता है। और तृतीय समूह में फास्फेट और सल्फेट आता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये अम्लीय मूलकों का वर्गीकरण हो गया और साथ ही साथ उस अम्लीय मूलक में कौन सा उसका समूह अभिकर्मक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछ सकता है। तो इसलिए आपको वो टेबल पता होनी चाहिए जो टेबल आपने अपने प्रैक्टिकल फाइल में लिखी होगी। तो ये हर कोई प्रैक्टिकल फाइल में लिखता है क्योंकि ये जो है बिना उसके हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा अम्लीय मूलक किस वर्ग में आता है, कौन सा क्षारीय मूलक किस वर्ग में आता है और उसमें कौन सा समूह अभिकर्मक होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक की जो टेबल लिखी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। और इसके बाद अब बात करें
कि जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपसे हो सकता है एग्जामिनर पूछे कि आपकी कॉपी देख करके जो आप प्रैक्टिकल की फाइल, जो आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी होगी एग्जाम वाली, तो उसमें पूछे बताइए आपका कौन सा मूलक निकल के आया है। तो ध्यान दीजिएगा कि अधिकतर जो है जो आपको दिया जाएगा वो आप ध्यान दीजिएगा कि आप ये मान के चलिए कि आपको या तो अमोनियम सल्फेट दिया गया हुआ होगा और या तो लेड एसीटेट। अगर मान लीजिए आपको ये दोनों मूलक दिए हुए हैं, क्योंकि मान लीजिए अब यहाँ पे अज्ञात लवण में ये भी हो सकता है कि वो लवण जो है मिक्स कर दे जिसमें 2 से अधिक अम्लीय मूलक, 2 से अधिक क्षारीय मूलक हो। तो अगर आप ध्यान दीजिए कि ये जो अमोनियम सल्फेट है या लेड एसीटेट है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा अम्लीय मूलक है, कौन सा क्षारीय मूलक है। तो हम ये कहेंगे जितने धनावेशित वाले होते हैं ये सभी क्षारीय मूलक होते हैं और जितने ऋणावेशित होते हैं ये अम्लीय मूलक होते हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पे अमोनियम आयन है अमोनियम सल्फेट में। अमोनियम सल्फेट किससे मिलकर बना है? अमोनियम आयन से और सल्फेट से मिलकर बना है। और इसी तरीके से लेड एसीटेट लेड आयन से मिलकर बना है और एसीटेट आयन से मिलकर बना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये अम्लीय मूलक है, ये क्षारीय मूलक है और ये दोनों अम्लीय मूलक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है कि ये ध्यान दीजिए कि ये अमोनियम आयन आया अमोनियम सल्फेट में जो कि शून्य समूह में आता है, और ये जो है क्षारीय, ये जो है अमोनियम आयन जो है ये क्षारीय मूलक है और सल्फेट आयन जो है ये अम्लीय मूलक है। और इसी तरीके से लेड यहाँ पे क्षारीय मूलक है और एसीटेट यहाँ पे अम्लीय मूलक है। तो हो सकता है एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि बताओ जो है अमोनियम आयन का परीक्षण कैसे किया। तो हम ये कह सकते हैं कि अमोनियम आयन जो कि शून्य समूह में आता है, तो सबसे पहले इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि इसका समूह अभिकर्मक होता है इसको डालते हैं। तो जैसे इसको डाल के गर्म करते हैं तो अमोनिया की गंध आती है। तो इसको जो है ये तो हम बोलते हैं कि ये प्रिलिमिनरी परीक्षण होता है, मतलब ये तो हम कहते हैं प्रारंभिक परीक्षण। इसके बाद इसका जो कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जो है वो जो डाइल्यूटेड HCl होता है, डाइल्यूटेड HCl इसको जब कुछ बूंद डालते हैं तो इसमें सफ़ेद धुआं निकलता है अमोनियम क्लोराइड का, जिससे हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो है ये जो अज्ञात लवण दिया है इसमें अमोनियम आयन उपस्थित है। और ध्यान दीजिए हम जो है ये कहते हैं कि जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है ये 2-3 तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने अभी बताया कि डाइल्यूटेड HCl डालने पर सफ़ेद धुआं अगर निकलता है तो हम कहेंगे अमोनियम आयन निश्चित हो गया, कन्फर्म है। इसके बाद एक नेस्लर अभिकर्मक से भी करते हैं। नेस्लर अभिकर्मक का प्रयोग बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों किया जाता है? अमोनियम आयन के परीक्षण में किया जाता है। इसमें भूरे रंग का अवक्षेप आता है और हम मर्क्यूरिक नाइट्रेट करते हैं तो ये जो हमारा कागज होता है वो काला हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि इससे भी अमोनियम आयन का परीक्षण होता है। तो अमोनियम आयन का परीक्षण 3 तरीके से किया जाता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो कांच की छड़ में जो है डालते हैं और उसके बाद जब इसको इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में डालते हैं तो सफ़ेद धुआं आने पर, अगर सफ़ेद धुआं आए तो हम कहते हैं अमोनियम आयन है। और नेस्लर अभिकर्मक डालने पे भूरे रंग का अवक्षेप आए तो भी अमोनियम आयन है। और मर्क्यूरिक नाइट्रेट डालने पे अगर कागज का जो है काला पड़ जाए तो हम कहते हैं इसमें भी जो है अमोनियम आयन उपस्थित है। इसके बाद अगर सल्फेट आयन का पूछे तो सल्फेट आयन ध्यान दीजिए हम जानते हैं कि ये अम्लीय मूलक में तीसरे समूह में आता है। इसका मतलब ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का टेस्ट नहीं देगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का भी नहीं देगा। इसमें जब तनु HCl के साथ बेरियम क्लोराइड डालेंगे तो बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप आता है, तो हम ये कहते हैं ये सल्फेट का जो है कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाता है। इसी तरीके से अगर लेड की बात करें तो लेड किस में आता है? हम कहते हैं ये क्षारीय मूलक है, प्रथम समूह में आएगा। तो प्रथम समूह में इसका समूह अभिकर्मक डाइल्यूटेड HCl होता है। तो ध्यान दीजिए जैसे ही डाइल्यूटेड HCl डालते हैं तो हमको सफ़ेद अवक्षेप मिलने लगता है। तो सफ़ेद अवक्षेप जैसे ही सेटल नीचे बैठ जाता है तो इसको हम छन्नी द्वारा अलग कर लेते हैं और जो हमारा सफ़ेद अवक्षेप है इसको हम गर्म पानी में जो है डिज़ोल्व करते हैं। और डिज़ोल्व करने के बाद इसके 3 भाग करते हैं। इसमें तीनों भाग में अलग अलग परीक्षण करेंगे। प्रथम भाग में पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप आता है और पीले रंग का विलयन आता है। अगर हम पोटेशियम क्रोमेट डालते हैं तो ये लेड क्रोमेट बना देता है, गहरा पीला रंग आता है। और साथ ही साथ सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पे लेड सल्फेट बनता है जो सफ़ेद रंग का होता है। इससे पता चल जाता है कि ये लेड आयन है। तो हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि बताइए प्रैक्टिकल कैसे हुआ है। तो आप एक बार इसको देख सकते हैं कि यही सब मोस्टली जो है आपसे एग्जामिनर जो है ये आपको जो दिया जाता है लवण अज्ञात वो इन्हीं में से ही दिया जाता है। और अगर एसीटेट की बात करें तो हम जानते हैं ये सिरका है, तो जैसे बता सिरके जैसी गंध आएगी तो हम कहेंगे कि यहाँ पे एसीटेट है। तो आपको इसमें क्या करना है, ये हम जानते हैं कि प्रथम समूह में आता है। तो प्रथम समूह में जैसे ही आप इसमें डाइल्यूटेड HCl या डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो जो है सिरके जैसी गंध आती है। अगर सिरके जैसी गंध आ रही है तो हम कहेंगे इसमें एसीटेट आयन संभव है। और उसमें कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे करते हैं, जब हम फेरिक क्लोराइड डालते हैं
इसके जली विलयन में, अज्ञात लवण के जली विलयन में फेरिक क्लोराइड डालते हैं तो फेरिक एसीटेट बनता है। फेरिक एसीटेट ध्यान दीजिएगा ये गहरे लाल रंग का होता है, जैसे हमारा ब्लड होता है वैसे ही गहरे लाल रंग का विलयन प्राप्त होता है, जिससे हम कहते हैं कि लेड एसीटेट है, और ये कंफर्मेटरी टेस्ट देता है किसका, एसीटेट का। तो इस तरीके से हमको जो है कौन कौन सा प्रारंभिक परीक्षण होता है, इसके बाद जो संपुष्टि परीक्षण जिसको कंफर्मेटरी टेस्ट कहते हैं, तो ये पता अगर होगा जो आपने प्रैक्टिकल फाइल में लिखा भी हुआ है, आप जरा देखिएगा कि अमोनियम आयन का प्रारंभिक परीक्षण कैसे करते हैं, इसका संपुष्टि परीक्षण कैसे करते हैं, लेड आयन का प्रारंभिक परीक्षण कैसे करते हैं, लेड आयन का संपुष्टि परीक्षण कैसे करते हैं, फिर सल्फेट का जरा देख लीजिएगा और एक बार एसीटेट का देख लीजिएगा। जिससे क्या होगा, जब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बताइए आपका कौन सा लवण था, तो आप बता सकते हैं कि यह तो अमोनियम क्लोराइड था, यह तो अमोनियम सल्फेट था, यह तो लेड एसीटेट था। तो हो सकता है एग्जामिनर पूछे आपसे बताइए कैसे आपने पता किया कि अमोनियम सल्फेट है, तो आप बोल सकते हैं कि सबसे पहले हमने क्षारीय मूलक अमोनियम निकाला, और कैसे कैसे निकाला अभी बताया, और इसी तरीके से फिर अम्लीय मूलक सल्फेट निकाला, और अगर लेड एसीटेट है तो फिर क्षारीय मूलक लेड है और अम्लीय मूलक यहाँ पे एसीटेट है। हो सकता है एग्जामिनर पूछे अच्छा बताइए 3-4 अम्लीय 3-4 क्षारीय मूलक का नाम बता दीजिए, तो आप यहाँ पे अमोनियम आयन हो गया, लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, कॉपर हो गया, फेरस हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, यहाँ पे बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे क्षारीय मूलक होते हैं। इसी तरह से अम्लीय मूलक में आप ऑक्सलेट, एसीटेट, सल्फेट, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फास्फेट, नाइट्रेट, नाइट्राइड, बहुत सारे अम्लीय मूलक होते हैं। तो आप बहुत सारे नाम ले सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आपको कौन सा अम्लीय मूलक, कौन सा लवण निकल के आया है, वो लवण के बारे में जानकारी अगर होगी तो हमारा वाइवा बड़े अच्छे से हो जाएंगे, अगर हमसे एग्जामिनर इससे कोई भी प्रश्न पूछता है तो। अब चलिए इसके आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला प्रश्न जो है अब एग्जामिनर पूछता है कि नेस्लर अभिकर्मक क्या होता है। तो ध्यान दीजिए नेस्लर अभिकर्मक जो है जिसका सूत्र होता है K2HgI4, K2HgI4, ये होता है नेस्लर अभिकर्मक का सूत्र। इसका प्रयोग बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका प्रयोग ध्यान दीजिएगा कि क्षारीय मूलक में जो शून्य समूह में जो मूलक आता है जो कि अमोनियम आयन है, इसका परीक्षण करने के लिए हम नेस्लर अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिए ये एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि नेस्लर अभिकर्मक का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो नेस्लर अभिकर्मक का प्रयोग शून्य समूह में जो अमोनियम आयन है उसका परीक्षण करने के लिए किया जाता है। भूरे रंग का अवक्षेप आता है K2HgI4, इस नेस्लर अभिकर्मक का सूत्र होता है। तो ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें। इसके बाद जो है जो अब तक एग्जामिनर ने कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके बाद इससे पहले भी काफ़ी बार आया है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें सबसे पहले क्वेश्चन एक एग्जामिनर पूछा हुआ है कि बताओ हरा कशिश ग्रीन विट्रॉल का सूत्र क्या होता है। तो हरा कशिश का सूत्र होता है फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O। तो इसी तरह से एग्जामिनर नीला कशिश का भी सूत्र पूछा हुआ है। तो नीला कशिश का सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। इसी तरीके से एग्जामिनर जो है ये ब्लू विट्रॉल जिसको नीला कशिश बोलते हैं, नीले रंग का होता है। इसी तरीके से व्हाइट विट्रॉल सफ़ेद कशिश भी होता है जिसका सूत्र होता है ZnSO4 × 7H2O। तो ये सब एग्जामिनर के माइंड में है, वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हो सकता है आपसे खाने का सोडा का क्वेश्चन पूछे, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको NaHCO3 बोलते हैं। हो सकता है एग्जामिनर आपसे फिटकरी का सूत्र पूछ सकता है, हम जानते हैं जिसको पोटैश एलम बोलते हैं, K2SO4 Al2SO4 का होल फ्लैश 24H2O। अगर पोटैश एलम पूछेगा तो जाहिर सी बात है वो मोहर लवण जरूर पूछेगा। मोहर लवण यहाँ लिखा हुआ है, खैर इसकी बात अभी हम करेंगे। तो इसका सूत्र अगर बात करें तो इसका सूत्र होता है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 × 6H2O। तो ध्यान दीजिए ये मोहर लवण का सूत्र होता है। इसके साथ जो है जो लास्ट टाइम एक बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था कि फूल्स गोल्ड किसको बोलते हैं, मूर्खों का सोना। तो ध्यान दीजिएगा CuFeS2, इसको मूर्खों का सोना बोलते हैं, फूल्स गोल्ड जिसको बोला जाता है। तो इस तरीके से कुछ जो है फॉर्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट है। ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि आपको कितने फॉर्मूले याद हैं उस समय, क्योंकि एग्जामिनर ये फॉर्मूले तो कोई लिमिटेड है नहीं, ये तो अनलिमिटेड फॉर्मूले हैं और एग्जामिनर के माइंड में आ जाए वो किसी का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बेंजीन, टोलुइन, नेप्थालीन, एंथ्रासीन कोई भी अगर दे दे, ऑर्गेनिक में भी इनऑर्गेनिक में भी, तो वो कोई इसकी लिमिटेशन नहीं है। अगर मोस्ट फेमस फॉर्मूले जो होते हैं वही एग्जामिनर पूछता है, तो हम ये मानते हुए चलते हैं कि ये सभी इंपॉर्टेंट है और आप सभी इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए कि हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। इसी तरीके से अब ध्यान दीजिएगा कि एग्जामिनर जो है
एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष ये हम बनाते हैं अम्लीय मूलकों की पहचान करने के लिए। तो अम्लीय मूलकों की पहचान करने के लिए सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष बनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर कई बार पूछा हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष क्या होता है, इसको क्यों बनाते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष हम बनाते हैं अम्लीय मूलकों की पहचान करने के लिए। नाम से ही पता चल रहा है सोडियम कार्बोनेट, इसका मतलब जो भी मेरे पास अज्ञात लवण है उसमें सोडियम कार्बोनेट डाल करके उसका विलयन बनाते हैं और फिर जो है उसको जो भी सोल्यूशन आता है, वो क्लियर सोल्यूशन आता है, उससे हम जो है अम्लीय मूलकों की पहचान करते हैं। तो इसका जो है इससे हम तो सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष से हम अम्लीय मूलकों की पहचान करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एक्वा रिजिया क्या होता है। एक्वा रिजिया आप ध्यान दीजिएगा, एक्वा रिजिया अगर हम बात करें HCl और HNO3 के मिश्रण को जो है हम एक्वा रिजिया बोलते हैं, जिसमें जो है 3 पार्ट जो है HCl के होते हैं और 1 पार्ट HNO3 का होता है, ये होता है एक्वा रिजिया। तो एक्वा रिजिया क्या होता है, हम ये कहेंगे कि 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3 के मिश्रण को एक्वा रिजिया बोलते हैं। इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि हम जब अम्लीय मूलकों को टेस्ट के लिए तो हम सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष बनाते हैं और क्षारीय मूलकों को जब हम करते हैं तो हम मूल विलयन, जिसको ओरिजिनल सोल्यूशन होता है, उसको बनाते हैं। तो ओरिजिनल सोल्यूशन बनाने के लिए करते क्या है, जो भी हमें अज्ञात लवण दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको जल में घोलते हैं। अगर वो जल में घुल गया तो उसका आगे परीक्षण करेंगे। मान लीजिए जल में नहीं घुला तो डाइल्यूटेड HCl में घोलते हैं, तनु HCl में, उसमें भी नहीं घुल रहा है तो फिर सांद्र लेते हैं। अगर उसमें भी नहीं घुल रहा है तो फिर हम ये एक्वा रिजिया लेते हैं। तो एक्वा रिजिया जैसे मान लेते हैं कौन से कुछ मूलक ऐसे हैं जिसमें ये जो है जैसे जल हो गया, डाइल्यूटेड हो गया HCl, कंसंट्रेटेड HCl, जब इसमें नहीं घुलता है, जैसे हम ये बोलते हैं कि मर्क्यूरी के कुछ जो है मरकरी के कुछ सॉल्ट होते हैं और इसी तरीके से निकिल के भी सॉल्ट होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें कि मर्क्यूरी क्लोराइड Hg2Cl2, निकिल सल्फाइड और मर्क्यूरिक सल्फाइड, ये कुछ ऐसे लवण हैं जो ध्यान दीजिएगा कि जो है एक्वा रिजिया में ही घुलते हैं। तो हम जो है जब भी इनका मूल विलयन बनाते हैं तो एक्वा रिजिया का यूज करते हैं। तो एक्वा रिजिया क्या होता है, 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3 के मिश्रण को एक्वा रिजिया बोलते हैं। मर्क्यूरी क्लोराइड, निकिल सल्फाइड, मान लीजिए आपको अगर इस तरह का कोई अज्ञात लवण दिया होता तो इसको हम एक्वा रिजिया में घुलते। इससे पहले हमने जितने नॉर्मल जो साधारण विलयन होते हैं वो या तो जो है जल में घुल जाते हैं या सांद्र HCl में घुल जाते हैं, तो हमको एक्वा रिजिया उसमें नहीं बनाना पड़ता है। तो लेकिन इसका सूत्र क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 HCl और 1 HNO3 के मिश्रण को एक्वा रिजिया बोलते हैं। इसी तरीके से और भी कुछ प्रश्न यहाँ से बनते हैं, ध्यान दीजिए। अभी मैंने डाइल्यूटेड HCl आपको बोला, तो हो सकता है एग्जामिनर पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड। कंसंट्रेटेड HCl और डाइल्यूटेड HCl में क्या डिफरेंस है, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाइल्यूटेड H2SO4 में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान दीजिए, कंसंट्रेटेड मीन्स जो भी आपकी बात कर रहा है एसिड की वो प्योर एसिड है, और डाइल्यूटेड का मतलब होता है कि उसमें मैंने डिस्टिल वाटर मिला करके उसकी एसिडिटी को कम कर दिया है, तो वो हो गया डाइल्यूटेड। तो अगर इसी को हमने कंसंट्रेटेड HCl में यूज कर सकते हैं, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड HCl, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड HNO3। तो ये हो गया कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड का मतलब। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है प्योर एसिड और डाइल्यूटेड का मतलब होता है कि जब मैं उसमें पानी मिला दूं, उसमें डिस्टिल वाटर मिला दूं, तो वो होता है डाइल्यूटेड HCl। इसी तरीके से अब ध्यान दीजिएगा कि यदि जो है अब एग्जामिनर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा हो सकता है ऐसा कुछ आपसे पूछे कि मान लीजिए हमारे पास जो है 3 बोतल है, 3 ऐसी बोतल है जिसमें 3 अलग अलग एसिड रखे हुए हैं। 3 अलग अलग बोतल है जिसमें जो है एसिड रखे हुए हैं। एक में जो है बोल रहा है कि HCl है, एक में HNO3 है और एक में जो है H2SO4 है, और ये तीनों अज्ञात है, मतलब तीनों अलग अलग एसिड हैं और हमको नहीं पता कि किसमें कौन सा एसिड है। क्योंकि हमने देखा है लैब में HCl हो चाहे HNO3 हो चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो, ये सभी जो है कलरलेस होते हैं। इनको देख करके हम बिल्कुल नहीं बता सकते कि कौन सा एसिड HCl है या कौन सा HNO3 है या कौन सा H2SO4 है। अब एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए, आप कैसे बताएंगे कि इनको जो है जब हम देख के बता नहीं पाएंगे, मान लीजिए इसमें रिबन भी नहीं लगी हुई है कि उसको देख करके बता पाए कि इसमें कौन सा जो है HCl HNO3 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो हम ये कहते हैं कि मान लेते हैं ये कोई ABC है मेरे पास, तो हम एक एक करके तीनों का टेस्ट करेंगे। टेस्ट के जरिए हम जो है तीनों को बता सकते हैं
कि जो है यहाँ पे किस में HCl होगा, किस में HNO3 होगा, किस में H2SO4 होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये करते हैं कि अगर जिसमें HCl होगा, जिस भी विलयन में HCl होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर अगर उसमें सफ़ेद धुआं आ रहा है तो हम ये मानते हैं कि उस विलयन में क्लोराइड आयन उपस्थित है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ का अमोनियम आयन और यहाँ का क्लोराइड आयन मिलकर अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, तो जिससे सफ़ेद धुआं आता है। तो अगर हम ये बोले ABC, तो ABC में अगर हम अब जरा थोड़ा सा ध्यान दें कि किसी एक में तो जाहिर सी बात है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसमें क्लोराइड आयन है, तो ये अमोनियम क्या करेगा, उस क्लोराइड आयन से मिलकर के अमोनियम क्लोराइड बनाएगा और ये सफ़ेद धुआं के रूप में बाहर निकलती है। तो जिसमें हम बता देंगे कि हाँ, जिसमें सफ़ेद धुआं अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने पे सफ़ेद धुआं बन रहा है, तो हम कहेंगे वो 100% है, उसमें तो HCl हो गई, इसमें तो HCl होगी। तो अब बाकी दो कैसे करेंगे आइडेंटिफाई, तो हम ये कहते हैं कि यदि अब बाकी दो में जो है हम ये कहते हैं कि यदि जो है किसी एक विलयन में बेरियम क्लोराइड डालने पर, किसी एक विलयन में बेरियम क्लोराइड डालने पर यदि बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप आ जाए, ध्यान दीजिएगा यहाँ सफेद अवक्षेप आता है और यहाँ सफेद धुआं आता है। सफेद अवक्षेप मतलब सफेद रंग का अवक्षेप जो है वो प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएगा। तो सफेद सल्फेट तभी आएगा जब किसी में सल्फेट आयन होंगे, और हम जानते हैं नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट आयन होते हैं। तो इसका मतलब होता है बेरियम क्लोराइड डालने पर बेरियम सल्फेट अगर आ जाए तो वो जो है सल्फ्यूरिक एसिड का परीक्षण देता है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने पे अमोनियम क्लोराइड आ जाए तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का परीक्षण दे देगा। और इसी तरीके से नाइट्रिक एसिड के लिए हम ये बोलते हैं कि एक रिंग टेस्ट होता है। तो रिंग टेस्ट के जरिए ध्यान दीजिएगा हम नाइट्रेट आयन का परीक्षण करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रिंग टेस्ट क्या होता है। तो रिंग टेस्ट हम ये कहते हैं कि मेरे पास जो भी अज्ञात विलयन लिया हुआ है, उस अज्ञात विलयन में हम फेरस सल्फेट जो एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है उसको तुरंत बनाया जाता है। तो ताज़ा फेरस सल्फेट लेते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो है हम क्या करते हैं, इसमें हम कंसंट्रेटेड HCl, एकदम ध्यान दीजिएगा कंसंट्रेटेड HCl बूंद बूंद करके टेस्ट ट्यूब की वॉल की सहायता से उसको दीवार के सहायता गिराते हैं। तो हम ये कहते हैं कि लाल भूरे रंग का हमको एक छल्ला बनता है। तो ये लाल भूरे रंग का छल्ला जो है होता है FeSO4NO। FeSO4NO का होता है लाल भूरे रंग का छल्ला, जिसको बोलते हैं नाइट्रोसोफेरस सल्फेट। तो ये लाल भूरे रंग का छल्ला जो है इस तरीके से टेस्ट ट्यूब में हम ये कहते हैं कि इस तरीके से टेस्ट ट्यूब में लाल भूरे रंग का छल्ला बनता है जो कि नाइट्रेट आयन का परीक्षण देता है। तो इस तरीके से हम नाइट्रिक एसिड की पहचान कर सकते हैं। तो अब मैंने एक बार थोड़ा सा इसको समराइज कर दे रहे हैं कि हमने कैसे ये तीन अलग अलग अम्ल को कैसे पहचानेंगे। यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा तो उसमें क्या करना है, उसमें हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, सफ़ेद धुआं निकलेगा। सफ़ेद धुआं किस चीज़ का होगा, वो अमोनियम क्लोराइड का होगा। तो इससे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पहचान कर लेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड पहचानना हो तो क्या करें, बेरियम क्लोराइड डालेंगे। बेरियम क्लोराइड डालने पे बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप नीचे बैठने लगेगा, तो हम कहेंगे कि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है। और नाइट्रिक एसिड की पहचान करते हैं रिंग टेस्ट से, जिसको वलेट टेस्ट बोलते हैं। फेरस सल्फेट के साथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बूंद बूंद करके डालते हैं तो लाल भूरे रंग का छल्ला बनता है, जिसको उसी छल्ले को रिंग बोलते हैं। तो रिंग टेस्ट नाम पड़ गया कि नाइट्रेट आयन। ध्यान दीजिएगा रिंग टेस्ट क्या होता है, रिंग टेस्ट होता है जिसमें हम नाइट्रेट आयन का परीक्षण करते हैं। फेरस सल्फेट इसको डालते हैं और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल बूंद बूंद करके डालते हैं। तो इस तरीके से ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद ध्यान दीजिए कि मूल विलयन जो ओरिजिनल सोल्यूशन होता है, ओरिजिनल सोल्यूशन हम बनाते हैं क्षारीय मूलकों को की पहचान करने से पहले, और सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष बनाते हैं अम्लीय मूलकों की पहचान करने से पहले। तो सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष अम्लीय मूलकों के लिए बनाया जाता है, और जो ओरिजिनल सोल्यूशन जिसको मूल विलयन बोलते हैं ये बनाया जाता है क्षारीय मूलकों की पहचान करने के लिए। तो हम यही बोलते हैं कि अज्ञात लवण होता है, अज्ञात लवण को यदि जल में घुल जाए तो हम कहेंगे कि उसको मतलब जल में घुल जाए तो फिर आगे करेंगे। यदि जल में नहीं घुलेगा तो डाइल्यूटेड HCl लेंगे, उसमें नहीं घुलेगा तो कंसंट्रेटेड लेंगे, अगर उसमें भी नहीं घुलेगा तो फिर हम ये एक्वा एरिया जो अभी कुछ देर पहले लिखे थे उसको लेकर के हम जो है उसमें घोलने की कोशिश करते हैं, और उनमें से किसी ना एक में तो घुल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल होता है कि या तो जल में घुल जाएगा और नहीं तो सांद्र HCl में घुलता है, और फिर उसी से ओरिजिनल सोल्यूशन बना के हम आगे क्षारीय मूलकों का परीक्षण करते हैं। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा कि ये था अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलकों की पहचान। यहाँ से एग्जामिनर आपसे कोई भी प्रश्न पूछ सकता है।
तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से आपसे एग्जामिनर जो है कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको जो है जो भी अब तक मैंने अम्लीय और क्षारीय मूलकों के बारे में बताया है, आप इसको जो है कॉपी पेन से नोट कर लीजिएगा वीडियो को पीछे रिवाइंड करके, कि जिससे जो है सारे प्रश्न यहाँ से कवर हो जाए। तो मोस्ट प्रोबेबल है कि अगर एग्जामिनर प्रैक्टिकल से क्वेश्चन पूछेगा तो ये प्रैक्टिकल नंबर 1 में इतने प्रश्न ही आएंगे, बाकी और कहीं से वो एग्जामिनर अलग से नहीं पूछ पाएगा। और इसके बाद अब चलिए बात करते हैं, ये नेक्स्ट है कि दिए गए कार्बन यौगिकों में क्रियात्मक समूह की पहचान करना है। तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, जहाँ पे हमको क्रियात्मक समूह, हमको ये अज्ञात कार्बनिक यौगिक दिया है जहाँ हमें क्रियात्मक समूह की पहचान करनी। तो सबसे पहले कुछ क्रियात्मक समूह के नाम, हो सकता है एग्जामिनर यही पूछ ले, अच्छा बताइए कुछ क्रियात्मक समूह के नाम बताइए। तो वहाँ पे हमारे दिमाग में तुरंत कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोलिक समूह, फिनोलिक ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोन, उसके बाद अमीनो ग्रुप, ये बहुत सारे क्रियात्मक समूह होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमको एस्टर हो गया, ईथर हो गया, तो हमको उनके नाम पता होना चाहिए। तो अब इसके बाद आपको ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपने प्रैक्टिकल फाइल, जो आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी है, उसमें कौन सा क्रियात्मक समूह निकल के आया है। यदि मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि यदि उसमें कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह जिसका सूत्र COOH होता है, तो कार्बोक्सिलिक समूह है, तो हम ध्यान दीजिए इसका परीक्षण कैसे करते हैं, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक समूह एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। तो अम्लीय की पहचान हम जानते हैं लिटमस पेपर से करते हैं। यदि ये नीले लिटमस को लाल कर दे, यदि मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड है आपके पास, तो आप उसको तुरंत जल में घोल लीजिए। मान लीजिए लिक्विड में है, तो आप नीला लिटमस पेपर डालिए। अगर नीला लिटमस पेपर लाल हो जा रहा है तो हम कहेंगे कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पहचान है, ये मतलब हमारा जो विलयन है वो अम्लीय है। और यदि इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया जाए, NaHCO3, तो ध्यान दीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट डालने पर यदि झागों के साथ गैस बाहर निकल रही है, तो हम कहते हैं कि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है निश्चित हो जाता है। ये इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है। तो झाग के साथ जो गैस बाहर निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है इसका करते हैं, तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। इसी तरीके से यदि मान लीजिए फिनॉल है आपके पास, आपको फिनोलिक ग्रुप दिया हुआ है, तो फिनोलिक ग्रुप भी हम ये बोलते हैं कि फिनॉल की जो हाइड्रोजन होती है ये भी अम्लीय होती है। तो ये भी क्या करती है, नीले लिटमस को लाल कर देती है। तो पहला तो इसका जो है प्रारंभिक परीक्षण होता है कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे, तो हम कहेंगे हाँ ये जो हमारे पास सोल्यूशन है ये अम्लीय है। और साथ ही साथ जो है इसमें क्या करते हैं कि इसके बाद हम इसमें अगर फेरिक क्लोराइड डालते हैं, फेरिक क्लोराइड डालने पर यदि नीले बैगनी रंग का जो है हमको विलयन प्राप्त हो, तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये फिनोलिक समूह का परीक्षण देता है। अगर फिनोलिक समूह हो गया तो उसके बाद अब बात करते हैं एल्कोहल की। ये एल्कोहल है, यदि रिंग पे OH लगी हुई है तो वो फिनॉल होता है। और मान लीजिए कोई एल्किल चेन है, उस पे अल्कोहल लगी, उस पे OH लगा है, तो वो एल्कोहल होता है। तो इसका परीक्षण कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका प्रारंभिक परीक्षण होता है कि हम एल्कोहल में क्या करते हैं, सोडियम का टुकड़ा डालते हैं और तेली के साथ यदि गैस निकलती है तो हम बोलते हैं कि ये एल्कोहल है। वो गैस जो है आपने देखा भी होगा, हाइड्रोजन की गैस होता है, हाइड्रोजन गैस होती है। और साथ ही साथ जो है इसमें एक नेक्स्ट करते हैं कि अमोनियम, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डालने पर यदि लाल विलयन प्राप्त हो, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डालने पर यदि जो है लाल विलयन प्राप्त हो, तो हम कहते हैं कि इसमें भी एल्कोहल, तब इसमें एल्कोहल उपस्थित है। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है एल्डिहाइड आता है। एल्डिहाइड का परीक्षण ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट परीक्षण है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा भी हुआ है। तो एल्डिहाइड का परीक्षण हम 3 तरीके से करते हैं। पहला आपने किया भी होगा, ये सिर्फ अभिकर्मक डालते हैं। सिर्फ अभिकर्मक डालने पर यदि गुलाबी रंग आ जाए तो जो है उसमें एल्डिहाइड है। उसके बाद जो है जो मोस्ट फेमस है वो टॉलिन अभिकर्मक होता है। टॉलिन अभिकर्मक डालने पर हम जानते हैं रजत दर्पण आता है, सिल्वर की मिरर आती है। और साथ ही साथ जो है फेलिंग विलयन, फेलिंग विलयन डालने पर यदि जो है ये क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप आ जाए, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे भी एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित है। तो ये तो हो गया एल्डिहाइड का 3 परीक्षण, शिफ अभिकर्मक के द्वारा, टॉलिन अभिकर्मक के द्वारा और फेलिंग विलयन के द्वारा हम एल्डिहाइड का परीक्षण कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कीटोन की। कीटोन जिसका सूत्र होता है COR। तो इसके लिए भी हम कहते हैं 3 तरह के परीक्षण है। सबसे पहले तो हम ये कहते हैं सोडियम बाइसल्फाइड डाल सकते हैं, NaHCO3। NaHCO3 डालने पर सोडियम बाइसल्फाइड, अगर सोडियम बाइसल्फाइड डालने पर सफेद रंग का विलयन प्राप्त हो रहा है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे कीटोन उपस्थित है। और यदि मान लीजिए कि 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन डाला जाए तो हमको ध्यान दीजिएगा पीले रंग का अवक्षेप मिलता है।
पीले रंग का अवक्षेप मिलेगा। और यदि जो है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डाला जाता है तो यहाँ पे हमको बैंगनी रंग का अवक्षेप मिलता है। तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालने पर यदि बैंगनी रंग का अवक्षेप मिले, आपकी प्रैक्टिकल फाइल में लिखा होगा, आप इसको जो है ध्यान दीजिएगा कि मैं तो बस यहाँ पे समराइज कर दे रहा हूँ कि जो है कीटोन का परीक्षण कैसे करेंगे, एल्डिहाइड का परीक्षण कैसे करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर ये पूछा हुआ है कि बताइए एल्डिहाइड और कीटोन का परीक्षण कैसे किया जाता है। तो हम कहेंगे एल्डिहाइड का परीक्षण सिर्फ अभिकर्मक डाल दें तो गुलाबी रंग मिल जाए, टॉलन अभिकर्मक डालने पर सिल्वर की मिरर आती है, और फेलिंग विलियन डालने पर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप मिलता है। कीटोन का कैसे करते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड डालते हैं NaHSO3 सोडियम बाइसल्फेट, सफेद अवक्षेप मिल जाए। 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन डालने पर पीला रंग का अवक्षेप मिलता है, और साथ ही साथ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालने पर जो है बैंगनी रंग का अवक्षेप अगर मिले तो हम कहते हैं ये होती है कीटोन की पहचान। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है अब नेक्स्ट वाइवा के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वाइवा के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि टॉलन अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है। टॉलन अभिकर्मक किसके लिए प्रयोग में आता है, तो हम कहेंगे टॉलन अभिकर्मक की सहायता से हम एल्डिहाइड का परीक्षण करते हैं। टॉलन अभिकर्मक जिसका सूत्र होता है AgNH3 प्लस। तो ये होता है टॉलन अभिकर्मक। इसकी सहायता से हम किसका परीक्षण करते हैं, एल्डिहाइड का परीक्षण करते हैं। टॉलन अभिकर्मक हो गया, फेलिंग विलियन हो गया। फेलिंग विलियन ध्यान दीजिएगा 2 विलियनों से मिलकर बना होता है, फेलिंग विलियन A और फेलिंग विलियन B। तो फेलिंग विलियन A क्या होता है, ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है, जबकि फेलिंग विलियन B होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का सोल्यूशन होता है, जिसको रोस्ले लवण भी बोलते हैं। ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि फेलिंग विलियन क्या होता है। फेलिंग विलियन की सहायता से हम एल्डिहाइड का परीक्षण करते हैं, जैसे टॉलिन अभिकर्मक की सहायता से करते हैं। तो फेलिंग विलियन 2 विलियनों से मिलकर बना होता है, फेलिंग विलियन A जिसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं, और फेलिंग विलियन B जिसको सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो ध्यान दीजिएगा कि सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जिसको रोस्ले लवण भी बोलते हैं, तो इससे हमको क्या बनता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है। तो इसी तरह से सिर्फ अभिकर्मक डालने पे गुलाबी रंग आता है, आपने देखा होगा बड़ा अच्छा जो है गुलाबी रंग उसमें हम लोग को दिखा था। उसी तरीके से कीटोन के लिए सोडियम बाइसल्फाइड डालने पे सफेद अवक्षेप बनता है, और जो है यहाँ पे ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन डालने पे पीले रंग का अवक्षेप, और जो है यहाँ पे इसको जो है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालने पे बैंगनी रंग का अवक्षेप अगर यदि आ जाए तो हम कहेंगे कीटोन है। तो अब इसी तरीके से हमको जो है, अब एक चीज और है, एक ध्यान दीजिएगा कि हमको अनसैचुरेशन, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास जो है कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। ध्यान दीजिएगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को ही अनसैचुरेशन बोलते हैं कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो हमारे कंपाउंड में सैचुरेशन अनसैचुरेशन देखा जाता है 2 तरीके से। हम पहला बोलते हैं बेयर्स अभिकर्मक, बेयर अभिकर्मक डालते हैं जिसको KMnO4 और ब्रोमीन का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि KMnO4 और ब्रोमीन का इस्तेमाल किया जाता है अनसैचुरेशन की पहचान करने के लिए। यदि मेरे कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है तो हम बेयर्स अभिकर्मक जिसको KMnO4 को हम बोलते हैं बेयर्स अभिकर्मक, बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स अभिकर्मक कहते हैं। और ये ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन वाटर लेते हैं यहाँ पे, इसका इस्तेमाल हम करते हैं अनसैचुरेशन की पहचान करने के लिए। यदि मेरे कंपाउंड में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बनिक यौगिक में जो है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है तो ये बेयर्स रिएजेंट का और ब्रोमीन वाटर का टेस्ट देता है, और जो है यदि जो है उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित नहीं है तो फिर वो उसका टेस्ट नहीं देगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और एक लास्ट प्रश्न यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि हाउ वी डिस्टिंग्विश एरोमेटिक एंड एलिफेटिक कंपाउंड। तो ध्यान दीजिएगा कि एरोमेटिक कंपाउंड हमने आपको दिखाया भी था, और आप जानते भी हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड को जब हम बर्न करते हैं तो ये सूटी फ्लेम में बर्न होते हैं, खूब धुआं निकलता है, और एलिफेटिक कंपाउंड जो है नॉन सूटी फ्लेम में बर्न होते हैं। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड को जब हम जलाते हैं तो खूब आप देखेंगे काले रंग का काला धुआं निकलता है उसमें से, क्योंकि कार्बन काफ़ी मात्रा में रिलीज होती है। और एलिफेटिक कंपाउंड को जब हम जलाते हैं तो वो नॉन सूटी फ्लेम आता है। आप यहाँ से कागज़ रखेंगे तो देखेंगे कि कोई भी जो है कागज़ की राख यहाँ पे कागज़ काला नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से जो हम एरोमेटिक और एलिफेटिक कंपाउंड की पहचान करते हैं, और इस तरीके से हम जो है कार्बनिक यौगिकों में जितने भी प्रश्न थे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए कि कार्बनिक यौगिकों में अगर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा तो किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है और हम उसका किस तरीके से आंसर दे सकते हैं। तो अब जरा नेक्स्ट बात करते हैं, ये नेक्स्ट है लास्ट प्रैक्टिकल है, ये फेरस अमोनियम सल्फेट की पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अनुमापन के लिए यदि पूछे तो।
तो नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा कि ये नेक्स्ट लास्ट प्रैक्टिकल है कि फेरस अमोनियम सल्फेट का यदि जो है पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अनुमापन का है। तो ध्यान दीजिए इससे पहले कि आपके बोर्ड प्रैक्टिकल में आखिर कौन से दो अनुमापन है। तो हमारे बोर्ड प्रैक्टिकल में जो है यहाँ पे कि KMnO4 के साथ मोहर लवण का दिया हुआ है इसका अनुमापन, और दूसरा है KMnO4 के साथ ऑक्जेलिक एसिड का। तो सबसे पहले तो पहला वाइवा का प्रश्न यही बनता है कि पोटेशियम परमैंगनेट, मोहर लवण, पोटेशियम परमैंगनेट और ऑक्जेलिक एसिड, इनका सूत्र याद होना चाहिए। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 लिखा हुआ है, मोहर सॉल्ट, मोहर लवण जिसका सूत्र होता है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 × 6H2O। ध्यान दीजिएगा कि आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार एग्जामर आता है और हर बार ये प्रश्न पूछता है कि मोहर लवण का सूत्र क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र क्या होता है। ऑक्जेलिक एसिड COOH COOH 2H2O, ये होता है ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र। यदि आपको ये अनुमापन दिया गया है तो आप इसका काम करेंगे, यदि आपको ये अनुमापन दिया गया है तो आप इसका काम करेंगे। वैसे मोस्टली जो है अधिकतर एग्जामिनर यही अनुमापन देता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो पोटेशियम परमैंगनेट इसका सूत्र इंपॉर्टेंट है, मोहर लवण का सूत्र इंपॉर्टेंट है, ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ पोटेशियम परमैंगनेट का अणु भार इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम परमैंगनेट का तुल्यांकी भार कितना होता है इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा पोटेशियम परमैंगनेट का अणु भार 158 होता है, लेकिन तुल्यांकी भार इसका 158 हो भी सकता है और नहीं भी होता है, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में और उदासीन माध्यम में, मतलब एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में अलग अलग जो है ये संयोजकता दर्शाता है, तो अलग अलग कंपाउंड बनाएगा, तो इससे इसकी ऑक्सीकरण संख्या चेंज हो जाती है, तो इसका तुल्यांकी भार अलग अलग होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि अणु भार तो एक होता है, मतलब 158 होता है, लेकिन तुल्यांकी भार इसका 158 अलग अलग मीडियम में। हम ये कहते हैं कि जो क्षारीय माध्यम होता है उसमें 158 होता है, भी खैर इसको बताएंगे आपको। नेक्स्ट इसी तरह से मोहर लवण, इसका ध्यान दीजिएगा कि जो अणु भार होता है वो 392 होता है, और ध्यान दीजिएगा तुल्यांकी भार भी इसका 392 होता है। ऑक्जेलिक एसिड का अणु भार जो है कितना होता है, ऑक्जेलिक एसिड का अणु भार 126 होता है और तुल्यांकी भार 63 होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों को निकालना आना चाहिए। कैसे निकालते हैं, हमको इन सभी का अगर परमाणु भार पता है तो इन सब परमाणु भार को जो है जोड़ करके हम जब देखेंगे तो 126 आता है, और फिर इसमें जो है 2 से भाग देंगे, क्योंकि इसकी एसिडिटी 2 हाइड्रोजन 2H+ निकलेंगे तो वही 2 से भाग दे देते हैं, तो 63 आता है ये। तो ध्यान दीजिएगा ये अणु भार है और ये तुल्यांकी भार है। तो यदि मान लेते हैं हमको ये फेरस अमोनियम सल्फेट और मोहर लवण का अनुमापन दिया हुआ है, तो सबसे पहले एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है, सबसे पहले एग्जामिनर पूछेगा कि कोई भी रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण बताइए। तो ध्यान दीजिए फेरस अमोनियम सल्फेट और मोहर लवण का ये उदाहरण जो है, ये जो अनुमापन है, ये एक उदाहरण है रिडॉक्स रिएक्शन का। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, क्लास 11th में एक चैप्टर है रिडॉक्स अभिक्रिया, तो उसी की एक तरीके से हम कह सकते हैं ये अभिक्रिया है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो है ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ हो, उनको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि फेरस अमोनियम सल्फेट और मोहर लवण के बीच में जो ये अनुमापन है, एक उदाहरण है रिडॉक्स रिएक्शन का, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है, तो इसलिए ये रिडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण है। तो अधिकतर होता ये है कि हम सामने ही लिखे हुए हैं और अधिकतर एग्जामिनर पूछता है कि बताओ एक रिडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण बताओ, तो हम नहीं बता पाते, तो ये एक उदाहरण है रिडॉक्स रिएक्शन का, आप जरा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो है हमने बताया आपको कि ये N/30 मतलब N है नॉर्मलता, तो इसका मतलब वो आपसे नॉर्मलता की भी प्रश्न पूछ सकता है कि नॉर्मलता की परिभाषा बताइए, मोलरता की परिभाषा बताइए, मोललता की परिभाषा बताइए। जैसे नॉर्मलता की परिभाषा आपको याद होगा, हम बोलते हैं कि नियत ताप पर 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए वहाँ पे नॉर्मलता ना देके यह मोलरता कहता, तो फिर हम बोलते नियत ताप पर 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। तो इसी तरीके से विलयन की मोलरता हो गया, या मान लीजिए मोललता कहता, तो हम कहते हैं कि नियत ताप पर 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस जो है विलयन की मोललता कहते हैं। तो ये सभी जो है नॉर्मलता, मोललता और मोलरता की परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। और मानक विलयन कैसे बनाते हैं, मैंने आपको बताया था कि मापक फ्लास्क के जरिए हम मानक विलयन बनाते हैं। यहाँ पे 250 ml का दिया है, इसका मतलब हमको 250 ml लेना है। अगर ये 100 ml दिया होता तो हमें मापक फ्लास्क जो रखा हुआ है वहाँ पे 100 ml हम लोग लेते। और नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, जो एग्जामिनर यहाँ पे
पूछ सकता है वो ये पूछता है बताइए कि यहाँ पे कौन सा सूचक यूज़ करते हैं, कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम कोई भी इंडिकेटर नहीं यूज़ करते, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट एक खुद इंडिकेटर की तरह काम करता है, जो सेल्फ इंडिकेटर होता है। तो हम पोटेशियम परमैंगनेट को यहाँ पे एज अ इंडिकेटर ही यूज़ करते हैं, तो बाहर से कोई भी इंडिकेटर हम नहीं यूज़ करते। जैसे कि हमने देखा होगा क्लास 11th में जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टाइट्रेशन कर रहे थे तो फिनोक्सिलीन को यूज़ करते थे। तो लेकिन यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट जो है खुद एक सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करता है। तो इसी तरह से आप ध्यान दीजिएगा कि यदि जो है एग्जामिनर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए पोटेशियम परमैंगनेट का अणु भार 158 होता है, तो इसका तुल्यांकी भार जो है हम ये कहते हैं कि इसका तुल्यांकी भार अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, या तुल्यांकी भार इसका क्यों एक समान नहीं होता। तो हम ये कहते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है हम ये कहते हैं कि अम्लीय माध्यम में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये अम्लीय माध्यम है। इसी तरीके से यहाँ पे ये क्षारीय, ये जो है इसी तरीके से ये क्षारीय माध्यम है और ये उदासीन माध्यम है। तो होता ये है कि पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय माध्यम में मैग्नीज सल्फेट बनाता है, क्षारीय माध्यम में पोटेशियम मैग्नेट बनाता है, जबकि उदासीन माध्यम में मैग्नीज ऑक्साइड बनाता है। तो अब यहाँ पे होता ये है कि हम जानते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ +7 है, और जब हम ये अम्लीय माध्यम बनाया तो मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +2 हो गई। तो हम जानते हैं 7 से 2 मतलब 5 की कमी आई है, तो हम कह सकते हैं कि 7 से 2 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है इसने क्या किया है, लिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 5 हुआ। इसी तरीके से अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या +6 है, तो दोनों में ऑक्सीकरण डिफरेंस जो आया वो 1 का आया, तो 1 से भाग दे दिए। इसी तरह से यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या +4 है, तो आप जरा ध्यान देंगे तो 7 और 4 तो 3 का डिफरेंस है, तो इसलिए यहाँ पे 3 से हमने भाग दिया। तो इसलिए बोला जाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट की अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण जो तुल्यांकी भार होता है वो 31.6 होता है, क्षारीय माध्यम में बिल्कुल जो अणु भार है वही तुल्यांकी भार होता है, और उदासीन माध्यम न्यूट्रल मीडियम में जो इसका तुल्यांकी भार होता है 52.6 होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि बताइए पोटेशियम परमैंगनेट का जो अणु भार होता है वो 158 होता है, जबकि तुल्यांकी भार इसका एक समान क्यों नहीं होता। तो हम यहाँ पे ये बोलते हैं क्योंकि अम्लीय माध्यम में अलग कंपाउंड बनाता है, अम्लीय माध्यम में बनाता है मैग्नीज सल्फेट, क्षारीय माध्यम में पोटेशियम मैग्नेट बनाता है, उदासीन माध्यम में मैग्नीज ऑक्साइड बनाता है। तो जो ऑक्सीकरण में जो डिफरेंस आ रहा है उसी डिफरेंस को हम यहाँ पे भाग दे देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अणु भार बराबर क्या होता है, तुल्यांकी भार बटे क्षारकता। मतलब यहाँ पे क्षारकता भी बोल सकते हैं, या ऑक्सीकरण संख्या में जो परिवर्तन आया है उसमें, तो ऑक्सीकरण संख्या में जो परिवर्तन है वही परिवर्तन को यहाँ पे हम लिखते हैं और भाग देने पे ये आया। तो हम ये बोल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम और उदासीन माध्यम में तुल्यांकी भार अलग अलग होता है, जबकि अणु भार जो है 158 होता है। ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है कि ये पोटेशियम परमैंगनेट में जो है हम ये सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं, तो ये पोटेशियम परमैंगनेट में हम सल्फ्यूरिक अम्ल क्यों डालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा पोटेशियम परमैंगनेट के टाइट्रेशन में जब हम मोहर सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं, मोहर सॉल्ट का मानक विलयन बनाते हैं, तो उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड हम इसलिए डालते हैं कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डालेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोलिसिस हो जाता है, तो इसी हाइड्रोलिसिस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जामिनर कई बार पूछा हुआ है। और इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा ये भी एग्जामिनर ये भी पूछता है कि पोटेशियम परमैंगनेट, तो ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद जो है एग्जामिनर अब ये भी एक क्वेश्चन पूछता है कि पोटेशियम परमैंगनेट जो कि हम जानते हैं कि पर्पल कलर का होता है, आप सबने देखा होगा कि इसको अगर हम थम्स अप की बोतल में रख दें, तो थम्स अप की बोतल में रखने के बाद अगर हम यदि इसका विलयन बनाएं तो हम शायद ये नहीं पहचान पाएंगे कि कौन सी बोतल में थम्स अप रखा हुआ है और कौन सी बोतल में ये पोटेशियम परमैंगनेट रखा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा कि हम ये बोलते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन को कभी भी जो है सूर्य के प्रकाश में नहीं रखना चाहिए। तो क्यों नहीं रखना चाहिए, ये भी एग्जामिनर कई बार पूछ सकता है कि बताइए पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन को सूर्य के प्रकाश में क्यों नहीं रखते। तो हम ये कहते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट को सूर्य के प्रकाश में रखने पर ये डिकम्पोज हो जाता है, मैग्नेट आयन बनाता है, इसकी ऑक्सीकारक क्षमता कम हो जाती है। हम जानते हैं पोटेशियम परमैंगनेट एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, तो इसकी ऑक्सीकारक क्षमता कम हो जाती है, मैग्नेट आयन बनाने लगता है। इस ऑक्सीकारक क्षमता को रोकने के लिए हम इसको हमेशा अंधेरे में रखते हैं, जिससे इसकी ऑक्सीकारक क्षमता बनी रहे। तो इस तरीके से जो है हम पोटेशियम परमैंगनेट को जो है हमेशा जो है अंधेरे में रखते हैं और इसके विलयन को कभी भी हम जो है रोशनी में नहीं रखते। तो इस तरीके से जो है आपका ये फेरस अमोनियम सल्फेट का और पोटेशियम परमैंगनेट का जो है अनुमापन हम जो है जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं मैंने इसको बता दिया।
और जो है यहाँ पे ये तीन तरह के प्रैक्टिकल जो है आपको बोर्ड एग्जाम में करने के लिए दिए जाते हैं, और इनसे जो भी वाइवा के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद जो है मोस्ट प्रोबेबल है कि एग्जामिनर आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे, और अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो फिर वो आपसे एग्जाम की तैयारी के बारे में कहेंगे कि बताइए आपकी एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है, तो कुछ क्वेश्चन वो उससे पूछ सकते हैं। तो जैसे कि पहले चैप्टर से लेकर के आखिरी चैप्टर तक वो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकते हैं, चाहे वो ग्लूकोज फ्रक्टोज के बारे में हो, चाहे वो पहले चैप्टर में राउल्ट के नियम से लेकर के लास्ट चैप्टर में जो है जो आपने जैव अणु पढ़ा है उसमें जो है आपसे कुछ भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए और प्रैक्टिकल के लिए भी प्रिपेयर रहिए। आपको मैंने जो भी बताया है आप सभी इसको एक अच्छी कॉपी में नोट कर लीजिए और 2-3 बार पढ़ लीजिए, जिससे आपका एग्जामिनर जो है आप जब भी एग्जाम देने जाएं तो आप अपने एग्जामिनर को सामने अच्छे अच्छे प्रश्नों के आंसर बता पाएं, जिससे जो है आप अच्छे नंबर बोर्ड प्रैक्टिकल में गेन करें। और इसी के साथ जो है आप सभी जो है इसको उतार लीजिए। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।